अस्सलामुअलैकुम। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। तुमने अपने कागजात जमा करवा दिए? रोहिल ने उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठते ही दरियाफ्त किया। दोपहर के इस वक्त आम तौर पर उसके सेक्शन में काम हो जाता था, इसलिए वो अक्सर व बेशतर अरहम के पास आकर बैठ जाया करता। नहीं, अरहम मुख्तसर सा जवाब देकर अपने सामने रखे कंप्यूटर पर मसरूफ़ हो चुका था। क्यों? अरहम के जवाब ने रोहिल को शदीद तरीन हैरत से दो चार किया। बस क्या बताऊँ, तुम्हें तो इल्म है मेरे घर के मसाइल का। क्या मतलब? तुम अपने घर के छोटे छोटे मसाइल की खातिर इतना अच्छा चांस मिस कर दोगे? हैरत है भाई, मैं तुम्हें इतना बेखौफ नहीं समझता था। ऐसा मौका तो ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है, इससे फ़ायदा उठाना ही अक्लमंदी है। छोटे छोटे मसाइल? अरहम ने कंप्यूटर से अपनी तवज्जो हटाकर हैरत से रोहिल की तरफ देखा। तुम्हें मेरे मसाइल का अंबार छोटा सा लगता है? हैरत है, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे बड़े दोनों भाइयों को, जिन्हें शादी के बाद घर और घर के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरी वालिदा दिल के आरिज़े का शिकार है, जबकि वालिद को सांस की तकलीफ़ है। बूढ़ी दादी भी हमारे साथ ही रहती है। छोटी बहन को कॉलेज छोड़ने की जिम्मेदारी भी मेरी है। वालिद और वालिदा को बाकायदगी से चेकअप के लिए अस्पताल ले जाना भी मेरी जिम्मेदारी है। अब बताओ, तुम खुद बताओ, ऐसे में मैं किस तरह इन सब को छोड़कर दुबई जा सकता हूँ? नहीं दोस्त, कम से कम मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता कि 4 पैसों की खातिर अपने घर और घर वालों को बेयार और मददगार छोड़ दूँ, जबकि मेरे पीछे उन्हें कोई देखने वाला नहीं होगा। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। कहाँ यहाँ मिलने वाले 15-16 हज़ार और वहाँ मिलने वाले 50-60 हज़ार की तनख्वाह और मुफ्त की सियाहत और अय्याशी अलग। अरहम कोई भी जवाब दिए बिना दोबारा कंप्यूटर पर मसरूफ़ हो चुका था। देखो अरहम, बुरा मत मानना, घर और घर वाले सिर्फ तुम्हारे तो नहीं है ना। अब तुम पिछले 5 सालों से मुसलसिल अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, जबकि तुम्हारे दोनों भाई इतनी अच्छी पोस्ट पर फाइज होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पर चश्मपोश इख्तियार किए हुए हैं। हर माह के शुरू में अपने माँ बाप को 2-4 हज़ार देकर समझो वो एहसान अजीम कर रहे हैं, जबकि दीगर तमाम उमूर और तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। याद रखो, आज अगर तुम अपने घर वालों की खातिर इतना अच्छा मौका गंवा दोगे तो यकीन जानो कल को ज़रूर पछताओगे। कल जब तुम्हारी शादी होगी, बीवी बच्चे होंगे, तो सोचो वो भी ऐसी ही कम मायगी की ज़िंदगी गुजारेंगे जो तुम गुजार रहे हो। मेरी मानो तो यार सब की छोड़ो, सिर्फ अपनी सोचो, अपने भाई की तरह। याद रखो, इस दौर में वही कामयाब है जो सिर्फ अपना सोचता है। दूसरों का सोचने वाले कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं होते। दूसरे कौन? हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप हमारे लिए दूसरे नहीं होते। अरहम रोहिल की बातों पर दिल ही दिल में गौर करके बज़ाहिर सरसरी से अंदाज में बोला, ठीक है, माँ बाप दूसरे नहीं होते, लेकिन ये भी तो सोचो कि वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप तो नहीं है ना, बल्कि सुहेल और दानियाल के भी तो माँ बाप हैं। उन्हें भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ। आज तो वो सब कुछ तुम्हारे कंधों पर डालकर खामोश तमाशाई बने खड़े हैं, लेकिन याद रखना, कल आने वाले वक्त में वो मकान जहाँ तुम रिहाइश पजीर हो, इसमें अपना हिस्सा मांगने ज़रूर खड़े होगे। फिर सोचो तुम इन्हें कहाँ से हिस्से की अदायगी करोगे। आखिर में नुकसान तुम्हारा ही होगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। रोहिल बड़े तल्ख हक़ाइक़ बता रहा था और इसी लम्हे अरहम को एहसास हुआ कि हकीकत में माँ बाप की मोहब्बत और एहसास ज़िम्मेदारी के ज़ेर असर वो अपना बेहतरीन मुस्तकबिल दांव पर लगा रहा है। वैसे भी दोस्त, इस मुल्क में रखा ही क्या है सिवाय करप्शन, बेरोज़गारी और नागाहनी मौत के। घर से निकलो तो उम्मीद नहीं होती कि सही सलामत लौट कर वापस भी जाएगी कि नहीं। हर तरफ लूट मार का समा है। हुक्मरान से लेकर अवाम तक सिर्फ वो ही शख्स अच्छा है जिसे मौका नहीं मिला। क्या फ़ायदा ऐसे मुल्क में रहने का जहाँ ज़िंदगी सस्ती और रोटी महंगी हो। वो आजकल के बेशतर नौजवान की तरह अपने ख्यालात पेश कर रहा था। रोहिल की इस बात ने अरहम को अपने फ़ैसले पर नज़र-ए-सानी करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला कल कागज़ात जमा करवा दूँगा। बिलाखिर वो हार गया। सामने नज़र आने वाले बेहतरीन मुस्तकबिल ने इस रिश्तों से नज़रें चुराने पर उसे मजबूर कर दिया। गुड, कल याद से ले आना। मेरा ख़्याल है 2 दिन बाद आखिरी तारीख है। ऐसा ना हो कि तुम सिलेक्ट होने से रह जाओ। रोहिल उसे हिदायत देता हुआ उठ खड़ा हुआ, जबकि अरहम उसे दूर तक पुरतशक्कुर निगाहों से देखता रहा। ये रोहिल ही था जिसकी वक्तन फ़वक्तन
दी जाने वाली ब्रीफिंग के सबब अरहम अपने बारे में कुछ सोचने लगा था, वरना सच तो ये था कि बड़े भाइयों की बेरुखी और कचखलकी के सबब शुरू से ही उसकी सोच का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ उसका घर और घरवाले ही रहे थे। अपनी ज़ात की अहमियत उसके नज़दीक कभी नहीं थी। अरहम एक कोरियर कंपनी में मुलाजिम था। सादा सा बीकॉम और कंप्यूटर किए जाने वाले एक डिप्लोमा कोर्स के बाद उसकी तनख्वाह कोई ऐसी काबिल ज़िक्र ना थी, बस खींच तान कर गुजारा करने वाली बात थी। जबकि उसके दोनों भाई अच्छे वक्तों में मिल जाने वाली आला सरकारी मुलाजिमत के सबब शहर के पौश इलाकों में रहते थे और वो खुद अपने माँ बाप, दादी और छोटी बहन के साथ अपने पुराने मोहल्ले के आबाई घर में ही रहाइश पजीर था। मकान का ऊपरी पोर्शन किराए पर दिया हुआ था। इसके अलावा अब्बा की पेंशन भी आती थी और ये सब मिल मिलाकर कम से कम इतना ज़रूर हो जाता था कि महंगाई के इस दौर में जब आम आदमी को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आना मुश्किल हो जाता रहा है, उसके ख़ानदान की मुनासिब गुसर बसर हो रही थी। ऐसे ही रेंग रेंग कर गुजरने वाले बेकैफ दिनों में अचानक ही कोरियर कंपनी ने अपनी एक ब्रांच दुबई में खोलने का फ़ैसला किया, जिसके लिए अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखने वाले हर नौजवान ने अपना नाम दे दिया और अरहम इन 20 खुशनसीब लोगों में शामिल था जिन्हें इब्तदाई तौर पर कंपनी की जानिब से ब्रांच संभालने का काम सौंपा गया। और ये सब रोहिल ही की जाने वाली कोशिशों का नतीजा था, वरना वो तो अपने घर वालों को अकेला छोड़ कर जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। और अब जब सब काम हो गया था तो अरहम को दुबई जाना सिर्फ इसीलिए मुश्किल नज़र आने लगा था कि उसके पीछे घर वाले बिल्कुल तन्हा रह जाती। वो एक हिस्सास दिल रखने वाला नौजवान था जो अपने घर के मसाइल से बखूबी आगाह होने के सबब अपने बूढ़े माँ बाप, ज़ईफ़ दादी और छोटी बहन को बेयार व मददगार नहीं छोड़ सकता था। वो जानता था कि उसके बूढ़े और बीमार वालिदैन अपने बड़े 2 बेटों की तरफ से अदम तवज्जुही का शिकार होने के सबब उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन रोहिल की मुसलसल की जाने वाली ब्रेन वॉशिंग ने अरहम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर वो 2-4 साल दुबई में गुजार कर अपने कल के लिए कुछ पस अंदाज कर लेगा तो क्या बुरा है, और घर की जो जिम्मेदारी पिछले 5 सालों से वो बखूबी निभा रहा है, अब अगले 5 सालों तक दोनों बड़े भाइयों को निभानी चाहिए ताकि उन्हें भी एहसास हो कि वो भी इसी घर के बेटे हैं। बस इसी सोच ने अरहम के दिल को किसी हद तक मुतमईन कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में अपने होने के एहसास ने उसे थोड़ा सा खुदगर्ज कर दिया। और फिर इसी शाम घर वापस जाते हुए पेश आने वाले हादसे ने अरहम के इरादों पर तस्दीक की मोहर सुबूत कर दी। वो दिन भी आम दिनों जैसा एक आम दिन था। वो मामूल के मुताबिक अपना काम ख़त्म करके ऑफिस से घर जाने के लिए निकला ही था कि जाने क्या हुआ, अचानक ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में धड़ाधड़ दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद होने लगी और चंद ही लम्हों में रोशनियों के शहर कराची पर अंधेरे का रात छा गया। इस सूरत हाल ने अरहम को किसी कदर परेशान कर दिया। वो अपने से ज़्यादा उन ख्वातीन और लड़कियों को देखकर परेशान हुआ जो अचानक पेश आने वाले इन हालात के सबब सड़क पर अजीब बेबसी की तस्वीर बनी खड़ी थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कमी के बास आने वाली हर बस पर बिला मुबालगा मर्द हजरात का कब्ज़ा था। लिहाजा इन औरतों और बच्चियों का कोई पुरसामान्य हाल न था। इनमें से अक्सर बच्चियों का ताल्लुक़ एक करीबी कोचिंग सेंटर से था। इन हालात की वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस तरह अचानक पेश आने वाले वाक़यात का असर एक आम शहरी पर क्या पड़ता है, इसका अंदाज़ा आज अरहम को बखूबी हो चुका था। उसे रोड पर खड़ी हर लड़की अपनी बहन फराह की झलक दिखाई दे रही थी। शहर की इस गैर यकीनी सूरत हाल ने अरहम की तबीयत को खासा मकदूर कर दिया। उसका अपना घर भी एक ऐसे ही इलाके में था जहाँ हालात की ख़राबी का असर सबसे पहले होता था। लिहाजा इस मखदोश हालात में उसका अपने इलाके में जाना भी एक मुश्किल अमर था। इसीलिए उसने फ़ोन के ज़रिए घर वालों को इत्तला दी और ख़ुद अपने बड़े भाई दानियाल के घर की जानिब चल दिया, जहां आम हालत में वो कभी सालों भी नहीं जाया करता था। फिर अगले 2 दिन तक शहर की मफलूज ज़िंदगी के बास उसे दानियाल भाई के घर ही रुकना पड़ा और इन 2 दिनों ने उसके फ़ैसले की राह हमवार कर दी थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसका दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से बजाया। अरहम, अरहम बेटा। आवाज़ यकीनन अम्मी की थी। वो एकदम घबरा कर उठा और जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। क्या हुआ अम्मी, खैरियत है? नहीं बेटा, खैरियत नहीं है। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बू बड़ा शदीद दमे का अटैक हुआ है, उनकी सांस भी बहाल नहीं हो रही है।
अम्मी की बात पूरी होने से कबल वो तेज़ी से भागकर अब्बू के कमरे की जानिब बढ़ चुका था, जहां अब्बा चारपाई पर औंधे पड़े तेज़ तेज़ सांस ले रहे थे। फराह उनकी कमर सहला रही थी, जबकि करीब ही दादी उनका हाथ थामे खड़ी रो रही थी। घर में तो सिवाय मोटरसाइकिल के कोई दूसरी सवारी भी नहीं थी, और रात के इस पहर इन नागुफ्ता हालात में कम से कम उनके इलाके में सवारी का मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन अमर था। वो बाहर की सिमत भागा और बिना सोचे समझे साथ वाले घर की बेल पर जो हाथ रखा तो बचाता ही चला गया, और चंद लम्हों में पड़ोस में मौजूद खान साहब और सामने घर से अब्बासी साहब के 2 अदद साहबजादे उसकी मदद के लिए आन मौजूद हुए। अब्बा को जल्द ही खान साहब की गाड़ी में डाला गया और फौरी तौर पर करीब तरीन अस्पताल की इमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया गया, जहां दी जाने वाली बर वक्त तिब्बी इमदाद ने अब्बा को मौत के भयानक शिकंजे से वापस खींच लिया। इस मुश्किल की घड़ी में अरहम के पड़ोसियों ने जिस तरह उसका साथ दिया, यकीनन काबिल तहसीन था। इसमें से हर शख्स मुख्तलिफ ज़बान और इलाके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अरहम के कंधे से कंधा जोड़े खड़ा उसे एहसास क़ुव्वत और ताउन बख्श रहा था। इनकी मदद और साथ ने अरहम के दिल पर छाई पिछले कई दिनों की कदरत को एक ही रात में धो डाला, और उसे यकीन आ गया कि दिलों की मोहब्बत अभी मांद नहीं पड़ी। अब भी हम एक ही है, अब भी उम्मीद बाकी है। आने वाले कल और एक नए रोशन दिन की उम्मीद के साथ उसका दिल सरशार हो उठा। उसके पड़ोसियों की मोहब्बत और ताउन ने अपने सगे भाइयों की बेरुखी और बेहिसी के असर को भी ज़ायल कर दिया था। जिनकी गाड़ी थी उनका ताल्लुक़ पेशावर से था। अब्बासी साहब उर्दू बोलने वाले मुहाजिर थे। पड़ोसियों का ताल्लुक़ गो के मुख्तलिफ जगहों से था, लेकिन आज यहाँ इस अस्पताल में वो सब एक थे, एक दूसरे की तकलीफ़ पर तड़पने वाले हम वतन और हम मज़हब लोग, जो पहले मुसलमान और फिर पाकिस्तानी थे। अब्बा 2 दिन अस्पताल में रहे। तमाम लोगों की मदद और हुस्न सलूक से उन्हें किसी भी परेशानी का एहसास न हुआ। रात को अस्पताल में वो रुकता, जबकि दिन में अब्बासी साहब अपनी गाड़ी में अम्मी और फरहा को अस्पताल लाती और वो खुद ऑफिस जाता। दानियाल और सोहेल भाई दोनों ने मिलकर अस्पताल का बिल ज़रूर अदा किया, मगर दीगर जिम्मेदारियां अरहम ने भी पूरी की, जिसमें यकीनन उसका साथ उसके पड़ोसियों ने भी दिया। इन 2 दिनों में उसे यह एहसास बार बार हुआ कि अगर रात के इस पल वो घर ना होता तो अकेली अम्मी और फरहा क्या करती, किस तरह अब्बा को संभालती, दानियाल भाई और सुहेल के आने तक क्या हो जाता। ये सोच सोच कर उसे कई बार झुरझुरियाई और शुक्र अदा करता रहा। अपने बीमार बाप को लाचार छोड़कर वो पैसा कमाने दुबई नहीं चला गया था, वरना सारी ज़िंदगी का दुख और पछतावा उसे जीने नहीं देता। यकीनन दौलत और पैसा रिश्तों से बढ़कर अहम नहीं होते, वो भी इस सूरत में जब हम में एहसास बाकी हो। तो तुम्हारा फैसला अटल है? रोहिल उसके सामने खड़ा पूछ रहा था। हाँ। अरहम के हाथ मुसलसिल कीबोर्ड पर मसरूफ़ थे और उसके लहजे का इत्मीनान काबिल दीद था। क्योंकि मेरे घर को मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, उसने मेरे घर पर ज़ोर देते हुए कहा था। फिर वही घर? रोहिल बेजार हो गया। हाँ दोस्त, फिर वही घर, और सिर्फ घर, क्योंकि ये घर ही है जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, रिश्ते देता है, प्यार, मोहब्बत, मिलन, जुदाई, खुशी, गम, सब ज़िंदगी के खूबसूरत रंग है, और ये रंग वहाँ ही नज़र आते हैं जहाँ घर होते हैं। ज़रा देर को सोचो कि बेघर आदमी को भी कोई ज़िंदा कह सकता है। उसके हाथ रुक चुके थे और वो दूर खला में जाने क्या ढूंढ रहा था। बेघर और बेवतन आदमी की मिसाल धोबी के उस कुत्ते जैसी होती है जो न घर का रहता है न घाट का। अपने घर की अहमियत और अपनायत का एहसास तो मुझे दानियाल भाई के घर गुजारे जाने वाले 2 दिनों में ही हो गया था। यकीन जानो, मेरे घर में मुझे मुकम्मल शख्सी आज़ादी हासिल है। मेरे लिए अपने घर के दस्तरख्वान पर बैठकर खाई जाने वाली दाल रोटी दानियाल भाई के घर की लंबी चौड़ी टेबल पर छुरी काटने की मदद से खाए जाने वाले मुर्गे मुसल्लम से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि इससे मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होती। और यार, कहाँ अपने घर सुबह सवेरे नमाज के फ़ौरन बाद अम्मा के हाथ के तरतराते पराठे, जायका जैसे अरहम ने अपने मुंह में महसूस किया। और कहाँ दानियाल भाई के घर दोपहर 11 बजे मिलने वाला फीका सीठा नाश्ता।
यकीन जानो, इस घर में गुजारे जाने वाले इन 2 दिनों में मैंने सांस भी सोच समझ कर ली कि जाने कहीं मेरी सांस की आवाज़ भी भाभी की नाजुक समातों पर गिरा ना गुजरे। और ऐसे ही में मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि अगर मेरे लिए किसी दूसरे के घर 2 दिन गुजारना इस कदर मुश्किल है तो मैं किसी दूसरे वतन में 2 साल कैसे गुजार पाऊँगा। नहीं भाई, माजूरत के साथ मुझ में वो खूबियाँ नहीं हैं जो किसी गैर वतन में मेरे काम आ सके। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मुझे यही अपने वतन में ही रहकर मेहनत करनी है, अपने लिए, अपने घर के लिए और अपने वतन के लिए, क्योंकि इन सब को मेरी ज़रूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा अल्लाह जल्द ही मुझे मेरी मेहनत का सिला देगा, क्योंकि वो किसी को मायूस नहीं करता और वाहिद ज़ात है वो जो ख़ुद से मुंसलिक की जाने वाली उम्मीदों को कभी ख़त्म नहीं होने देती। बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुन सी गई और जाने क्यों उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर छाया हुआ अज़्म और लबों पर मचलती पुरसुकून मुस्कुराहट इस बात के खुमार थे कि अभी उम्मीद बाकी है। आने वाले अच्छे वक्त की, एक अच्छी सुबह की, एक रोशन और जगमगाती शाम की, एक खूबसूरत ज़िंदगी की। और जब तक ये उम्मीद बाकी है, कोई इंसान कभी वक्ती मसाइल और हालात से हार नहीं सकता।